जो आप बात कर रहे हो ना सोलर पैनल की, वो ये है, ठीक है। सोलर पैनल ये नहीं है। पीछे आपस में बातें ना करें, समझे ना? हाँ, क्या बात? अर्धचालक तो ना तो धातु में रहेगा ना अधातु में रहेगा, वो तो खुद सेमीकंडक्टर है ना। देखो उसमें क्या होता है, जैसे कि कई सारी धातु ऐसी होती हैं जिसमें चालक से कम और कुचालक से अधिक विद्युत धारा बहती है, उसे बोलते हैं हम कुचालक, वो सॉरी अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अब ये बीच का माध्यम है आपका, ना तो ये धातु में रहेगा ना अधातु में रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर धातु की बात करें तो इसमें करंट फ्लो होता है, अधातु की बात करें तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन इसमें दोनों कंडीशंस क्या बनती हैं कि भाई धातुओं से सॉरी चालक से इसमें कम और कुचालक से अधिक इसमें विद्युत धारा का क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो इसको आप बीच में रखोगे, है ना। ना तो आप इसको धातु बता सकते हो ना ही अधातु बता सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई धातु में तो करंट आसानी से फ्लो होता है, और जबकि अधातु जैसे कि ये मार्कर है इसमें तो ही ना विद्युत धारा का फ्लो होगा, तो ये किस में आ जाएगा, अधातु में। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जो किसका काम करती हैं, सेमीकंडक्टर का, यानी कि कम, चालक से कम और कुचालक से अधिक, उसमें करंट का क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो ये क्या था आपका सोलर पैनल, है ना। इससे भी क्या बनाई जाती है, आपकी एनर्जी बनाई जाती है ना। अब इसमें एनर्जी जैसे कि अगर कोई खाली एरिया है, कोई जैसे कि आपका कई ऐसा स्थान होगा, तो वहाँ पर सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं एनर्जी के लिए। इससे भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। और जस्ट मैंने दूसरा डायग्राम बताया था आपको, ये वाला, ये किसका है, ये टेम्परेचर को सोखने के लिए। इसके अंदर जो पॉलीथीन के अंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे, जैसे ये बड़े स्तर पर भी होता है, ये छोटे स्तर पर, ये डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो इसमें क्या किया जाता है, अंदर के टेम्परेचर को सोखने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, है ना। तो सोलर पैनल वाले ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, इसका क्या क्या यूजेज है, समझ में आया? ओके, पीछे तक आवाज आ रही है ना? इसके अंदर जो टेम्परेचर है ना, उसको सोखने के लिए बात की जा रही है यहाँ पर। एक मिनट, अरे उनका क्वेश्चन तो हो जाने दो पूरा। हाँ, आप क्या बता रहे थे प्रियंका, क्या बता रहे थे आप? हाँ, बिल्कुल। तो ये तो मैं इनको बता रहा था कि इनकी एनर्जी क्या करता है, इनको टेम्परेचर को लो करता है इसके अंदर को। बिल्कुल, आया कुछ समझ में आकाश? नहीं आया? अरे नमी सूखने की बात कर रहा है यहाँ पर, नमी से मतलब समझ रहे हैं ना, तो बस उसी को सोखने की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। अब आया समझ में? बिल्कुल, बस वो डिवाइस की बात की जा रही है और उसको नमी को सोखने की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। जितना इसका अंदर क्या है टेम्परेचर वगैरह है, तो उसको क्या किया जा रहा है, कम किया जाता है इसमें। आपको डाउट तो क्लियर हुआ है ना, मेरे माध्यम से नहीं तो किसी और के माध्यम से। चलिए देखो, ये तो सोलर पैनल्स की बात की जाती है, सूर्य से किस प्रकार से एनर्जी प्राप्त की जाती है, ये तो क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट कौन सा था हमारा, कोयला। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो हम बात की जाती है कम से कम आपका 50 से 60% क्या, हाँ इतना किससे हम विद्युत प्राप्त करते हैं, कोयले से। बिल्कुल करते हैं कोयले से।
अब इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़ा है, फिर भी एक बार रिपीट करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम कोयला की बात की जाती है तो कोयला वही जो मैंने अभी पॉइंट समझाया था, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, किस किस स्टेट से प्राप्त किया जाता है, वो हमने कल देख लिया था, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये भी बताया था कि इसके कोयले के वेराइटी के बारे में बताया था, कितने प्रकार के कोयला होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुड, यानी कि सभी को याद हो गए होंगे। पहला एंथ्रासाइट, बिटुमेंस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें अगर हम कैसे आधार पर बता रहे हैं कि ये अच्छा कोयला है, कार्बन के आधार पर, है ना। जिसमें कार्बन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, वो कौन सा कोयला होगा, अच्छा कोयला होगा। जैसे कि हम बात करते हैं एंथ्रासाइट की, एंथ्रासाइट में कितना कोयला होता है, कम से कम 80 से लेकर 95 तक कितना उसमें किसकी मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है। तब जाके हम बोलते हैं कि भाई एंथ्रासाइट कोयला क्या होता है, अच्छा होता है। अब ये एंथ्रासाइट कोयला हमारे देश में कम पाया जाता है ना। ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, चीन में पाया जाता है। ओके, इसका कुछ पार्ट्स है जम्मू कश्मीर वगैरह में पाया जाता है, बाकी का सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है तो वो कौन करता है, चाइना करता है। लेकिन अब बात करें कि भारत की, तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला मिलता है, बिटुमिनस मिलता है। गुड, यानी कि 80% की बात की जाती है तो जो कोयला मिलता है वो किस प्रकार का है, बिटुमिनस। तो बिटुमिनस किसके एंथ्रासाइट से कैसा होगा, कम होगा। अब बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितनी है, 65 से लेकर 75% है ना। लिग्नाइट की बात की जाती है, लिग्नाइट में कितना, 45 से 55%। पीट में यानी कि 45% से इसमें कम मात्रा पाई जाती है किसकी, कार्बन की। अब जो पीट की बात की जाती है तो इसमें क्या है, सिर्फ एनर्जी कम देगा। क्या करेगा ये, एनर्जी कम देगा। सिर्फ ये किसकी तरह जलेगा, लकड़ी की तरह जलेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो हमें किसके लिए चाहिए, हमें तो एनर्जी बनाने के लिए चाहिए जो लंबे समय तक क्या कर सके, जल सके। भाई ऐसा तो ही ना कि भाई उसमें डाल दिए भट्टी में और फिर जल के थोड़ी सी देर में क्या हो जाए, राख में कन्वर्ट हो जाए। क्या इस प्रकार के कोयले की ज़रूरत है, नहीं। तो हम क्या करेगा, ये लकड़ी की तरह जलता है, इसलिए क्या है, इसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है। तो इसको क्या माना है हमने, लो क्वालिटी का माना है। ओके, किसका, बिल्कुल, हाँ ये भी है। जितना ज़्यादा धुआं देगा, जितना ज़्यादा क्या करेगा, वायुमंडल को प्रदूषण करेगा। जैसे कि आपने पता होगा कि तभी तो हम बात कर रहे हैं कि इतने सारे जो एनर्जी के सोर्स है इसमें से कोयला से सबसे ज़्यादा प्राप्त करें। अब कोयला से ना करते हुए हम क्या है, जो इनोवेशन के द्वारा, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनके द्वारा जो एनर्जी बनाई, ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाती है। तो इस प्रकार से नेचुरल जो गैसेस हैं उनको जो बढ़ावा देने की बात की जा रही है, और कोयला से बिजली कम उत्पादन कम करने की बात की जा रही है। क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इससे सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रदूषण होता है ना। और जैसे ज़्यादा प्रदूषण होगा तो आपको ही पता है, जैसे फिर ग्लोबल वार्मिंग में क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपको ही पता है कि जो पूरे पृथ्वी की बात की जाती है तो कितने % जल है, 70% अप्रॉक्स, 29 या 30% क्या हम लैंड का पार्ट है। तो वही जितना भी हम बात करते हैं ग्लेशियर वगैरह, जब एटमॉस्फेयर में अधिकतर टेम्परेचर रहेगा, अधिक तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे। तो ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे तो समुद्री जल स्तर भी बढ़ेगा, है ना। तो इससे भयानक हमें क्या है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओके, तो इसलिए क्या किया जा रहा है, कोयला से बिजली उत्पादन को कम किया जा रहा है। एकदम तो नहीं कर सकती। जैसे हम बात करते हैं 2070 तक हमने लक्ष्य रखा है कार्बन 0 करने का, रखा था ना। तो उसमें 2070 तक क्यों रखा है हमने, जल्दी क्यों नहीं रखा? बिल्कुल, यानी कि हम बता सकते हैं इतनी जल्दी हम क्या है, कोयले से जो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं तो एकदम नहीं रोक सकते उसको। भाई एकदम कैसे रोकेंगे, भाई एकदम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो यानी इसमें धीरे धीरे करके हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, और क्या जाना था हमने, कुछ इसकी प्रसिद्ध कोयले की खदान के बारे में जाना था। जैसे कि झारखंड में झरिया
धनबाद। पश्चिम बंगाल की बात की जाती है, इसमें कौन सी है? रानीगंज, आसनसोल, और तेलंगाना में सिंगरेल। ठीक है। अगर उत्पादन की बात की जाती है तो उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य है ना। ठीक है, यहां तक हो गया था कल। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कोयले से बिजली बनाने की प्रक्रिया, क्या मेथड होती है कोयले से बिजली बनाने की। तो इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। चलिए, अब आवाज स्लो, ओके, ज्यादा स्लो हो गया। हेलो, आ रही आवाज? हाँ जी, टर्जेटरी, टर्सरी की बोल रहे हैं? गोल्ड माइनर जैसे कि अच्छा, इसके योगों की बात कर रहे हो क्या आप? इसके जैसे हम बात करते हैं भूभौत के, उसमें जैसे योग पढ़ते हैं, है ना, किसको? प्री कैम्ब्रियन योग, कार्बोनिफेरस, इसकी बात कर रहे हो ना? ओके ओके, ठीक। अच्छा, पूछ रहे हैं क्या? तो मुझे कंफर्म नहीं है ना, मैं इसलिए नहीं बता रहा उसको। तो भाई कंफर्म नहीं होगा तो गलत बताने से क्या फायदा है। ठीक है, तो इस मेथड को समझेंगे हम, है ना। कोयले से बिजली कैसे बनती है, तो देखिए, जो हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, कोयल से, है ना, कोयला से। अब कोयला से इसमें क्या किया जाता है, यहां पर सबसे पहले बारीक किया जाता है उसको। किसको? कोयला रहता है, उसको क्या किया जाता है? बारीक किया जाता है। किसमें? यहाँ पर। बारीक करने के बाद में यहाँ पर क्या रहता है? ये भट्टी रहती है। भट्टी से मतलब समझ रहे हैं ना, भट्टी। इसमें क्या किया जाता है? उसको गर्म किया जाता है। अब इस गर्म के द्वारा क्या है, इसमें जो आप देख रहे होंगे, ये क्या लगा हुआ? पाइप बना हुआ है ना। पाइप में वो क्या है? पानी। देखो, सब पहले एक सिंपल सा बता दूं मैं आपको, जो इसके द्वारा जो एनर्जी बनाई जाती है, इसका एक ही मकसद है कोयला का, कि इससे क्या है? भाप बनाना। ओके, इसका मेन उद्देश्य क्या है? भाप बनाना। भाप से क्या किया जाता है? टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन से किसको कनेक्ट किया जाता है? जनरेटर को कनेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद में हमें क्या होती है? बिजली प्राप्त होती है। मेन उद्देश्य इसका क्या है? ये इसको मतलब हम बोल रहे हैं कि एंथ्रासाइड का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अधिक देर तक जलेगा, और अधिक देर तक जलेगा तो हमें अधिक एनर्जी प्राप्त होगी। इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? पीट की बात नहीं करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम ये जो कोयला की बात कर रहे थे, ये किसका काम करता है? एनर्जी का काम करता है। तो यहाँ पर हम किसको कोयला को यहाँ पर एनर्जी की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? ये भट्टी है, तो इससे क्या होगा? इसमें जो पाइप लग रहा है, तो पाइप में जो पानी भरा हुआ है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होता है? भाप में। तो भाप द्वारा फिर कहाँ पर जाएगा? ये यहाँ पर जाएगा, टरबाइन को घुमाएगी भाप। और जैसे टरबाइन को घूमेगी तो इससे किससे कनेक्ट रहता है? जनरेटर से कनेक्ट रहता है। और जनरेटर फिर किस में कन्वर्ट कर देता है इसको? इलेक्ट्रिसिटी में। और आपने सुना होगा ट्रांसफार्मर का नाम, ट्रांसफार्मर देखा होगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? नहीं, बिल्कुल, यानी कि हाई वोल्टेज को क्या करता है? कम करने का काम करता है। इसका उल्टा कनेक्शन कर दे तो बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा होगा, अभी तो नहीं, जैसे पुराने समय की बात की जाती है, जैसे स्टेबलाइजर की बात की जाती है, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। जैसे घरों में पहले क्या है? टीवीएं चलाई जाती थी, है ना। तो उसमें क्या है? ट्रांसफार्मर रखा रहता था, छोटा वाला, बड़ा नहीं, छोटे वाला। तो उसमें क्या होता था? जैसे ज़्यादा बिजली आती थी, उसको डायरेक्ट टीवी या फिर डीवीडी को डायरेक्ट विद्युत से कनेक्ट नहीं करते थे हम। किसमें कनेक्ट करते थे? उस स्टेबलाइजर में कनेक्ट करते थे। तो वो क्या करता था? जैसे ज़्यादा विद्युत आती थी उसको कम सप्लाई करता था। किनके लिए?
जो डीवीडी और टीवी लगी हुई है उसको विद्युत कम पहुंचाता था, और अगर कम विद्युत आ रही हो तो उसको बढ़ाने का काम भी करता था। आपने देखा होगा ये। तो यानी कि बिल्कुल, अब तो सभी में आने लगा है ना। देखो अपने चार्जर का भी देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन वो ज़्यादा ही आएगा तो फिर तो ओवर ही हो जाएगा ना, जितने उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा आएगा तो होगा नुकसान, है ना। लेकिन जो यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है स्टेबलाइजर की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उसमें क्या होता है, अधिक वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है, कम को। अगर हम इसका कनेक्शन उल्टा कर दे तो कम वोल्टेज को क्या करता है, ये अधिक वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। सिर्फ इतना सा काम रहता है उसका, है ना। चलो ये वाला आया ना समझ में। फिर इसको क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। हाँ किसमें, गैस में कैसे होगी? किसका मतलब? ओके, मोटर की बात कर रहा हूँ। मोटर, विद्युत मोटर रहता है ना, वो घुमाने वाला, छोटे स्तर या बड़े स्तर पर, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, है ना। वो वाला टरबाइन नहीं जो आप सोच रहे हैं। अब कोयला उद्योग की समस्या क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेना। ये कल छूट गया था हमसे। जैसे कोयले के भंडार का असमान वितरण बोले तो एक जगह नहीं है, इसका अलग अलग जगह क्या है, इसका वितरण है। निम्न स्तर का कोयला हमारे यहाँ क्या पाया जाता है, उच्च कोटि का कोयला नहीं पाया जाता है, तो निम्न कोटि का पाया जाता है। परिवहन की और समुचित व्यवस्था, खनन की पुरानी तकनीक, जैसे कि बात की जाती है खनन भी किया जाता है, तो खनन भी हमारे यहाँ इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी कि डेवलप कंट्रियों के पास है। जितने विकसित कंट्रियों के पास इसको कोयले निकालने के लिए अच्छी तकनीकों का यूज किया जाता है, आज हमारे यहाँ भी कई सारे मजदूरों से ही काम करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी ना होने के कारण, है ना। तो इसका भी हमारे यहाँ क्या है, अभाव है। विद्युत शक्ति की कमी, आग तथा पानी का जमाव, वही है। कई बार क्या हो जाता है, कोयला की खदानों में आग भी लग जाती है, या फिर क्या है, बरसात का पानी भी चला जाता है। इसका भी क्या है, अभाव। ये भी क्या है, कोयला के साथ समस्या है, जो कल हमने पॉइंट नहीं पढ़ा था, जो है ना। अब इसको ध्यान से समझना। हमें किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, परमाणु ऊर्जा बोले तो न्यूक्लियर एनर्जी की। अब परमाणु ऊर्जा आपने सुना होगा। देखो पहले तो हम थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करते हैं, परमाणु क्या होता है। देखो इसमें एक शब्द लगा हुआ परमाणु ऊर्जा, तो पहले ये समझ में आ जाए हमें कि परमाणु होता क्या है। ओके, और गुड, यानी कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसे अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, एटम। ओके, हम नग्न आंखों से मतलब जैसे कि अभी हम जैसे देख पा रहे हैं, जैसे अपन मार्कर को देख पा रहे हैं, ऐसे हम परमाणु को नहीं देख सकते, यही है ना। तो परमाणु वह सूक्ष्मतम इकाई है कि इसे और छोटे अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि सबसे छोटी इकाई है परमाणु। ओके, जिसे किसकी सहायता से देखा जाता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। अब हम बात करते हैं परमाणु के स्ट्रक्चर की। किसकी बात करेंगे हम, परमाणु के स्ट्रक्चर की बात करते हैं थोड़ा सा। यही होती है परमाणु की स्ट्रक्चर। क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ओके, अब प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश। न्यूट्रॉन पर उदासीन, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब हम बात करते हैं, परमाणु समझ में आ गया, इसकी स्ट्रक्चर भी समझ में आ गई। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में आधुनिक सारणी के बारे में पढ़ा होगा, तत्वों की आधुनिक सारणी।
आवर्त सारणी के बारे में। तो आवर्त सारणी से जैसे कि अभी वर्तमान में कितने एलिमेंट्स हैं उसमें 118 है ना। तो इसके बारे में सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन हमें पूरा याद ना हो तो कोई इश्यू नहीं है ना, लेकिन कुछ तो याद होंगे, 10 तक तो याद होंगे सभी को। ओके, जैसे कि पहला कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, यहाँ तक सभी को याद होंगे 10। ओके, यहाँ तक याद हो जाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई जो परमाणु है, अब परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ये देखेंगे, जैसे कि दो क्रिया होती है, एक तो होती है यहाँ पर नाभिकीय संलयन और एक होती है यहाँ पर नाभिकीय विखंडन, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में, है ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन बोले तो बातें नहीं पीछे देखो, देखो दोनों को ही मैं समझा देता हूँ। न्यूक्लियर हम फ्यूजन की बात करें, नाभिकीय संलयन की। ओके, पीछे दिख रहा है सभी को, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। अब ये इसमें नाभिकीय संलयन क्या होता है, यानी कि दो परमाणुओं का जुड़ना। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल से समझेंगे इसको। जैसे सूर्य एग्जांपल है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बातें नहीं आपस में बातें नहीं, है ना। जब दो परमाणुओं का क्या होता है, इकट्ठा होता है, दो परमाणु जुड़ते हैं, तो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, नाभिकीय संलयन होती है। दो हल्के परमाणु एक भारी परमाणु में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, नाभिकीय संलयन। और जब ये रिएक्शन होती है तो उस समय काफ़ी मात्रा में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, लेकिन यहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया कराना क्या है, पॉसिबल नहीं। ये नाभिकीय संलयन की क्रिया कहाँ होती है, सन पर होती है। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर नाभिकीय विखंडन की। ओके, अब नाभिकीय विखंडन, जैसे कि याद करो कि हम जब एक चीज़ समझ में आ जाती है तो इसका जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, होता है नहीं। अब जस्ट अपोजिट क्या होगा नाभिकीय संलयन का, हमने बताया था अभी कि दो हल्के परमाणु एक भारी परमाणु में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, यही पढ़ा था। अब इसी प्रकार से हम पढ़ रहे हैं कि भाई एक भारी परमाणु दो हल्के परमाणु में टूट जाता है, वह क्रिया क्या कहलाएगी, नाभिकीय विखंडन कहलाएगी। ओके, अब ये दो हल्के परमाणु में टूट गया था। जैसे कि मैं बात करूं हीलियम को हमने किस में तोड़ दिया, हाइड्रोजन में तोड़ दिया। तो उस समय क्या होती है, अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। अब ये अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई, अब इसका काम क्या रहेगा, वही पानी को गर्म करने का काम रहेगा। क्या करेगा, एनर्जी रिलीज होगी तो पानी को क्या करेगा, ये गर्म करेगा, और पानी जैसे गर्म होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में। फिर इसे क्या घुमाया जाएगा, टरबाइन। सिर्फ इसका उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बनाना और पानी को गर्म करना। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं और ये क्यों यूज नहीं हो पा रहा, कम क्यों हो रहा है, बोले कि सर इसका यूज कर लेना चाहिए हमें। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ, वाला ऑप्शन कहाँ पे लगे, क्या नाभिकीय संलयन की क्रिया हमारे यहाँ पर पॉसिबल है, क्यों भाई बताए, नाभिकीय संलयन की क्रिया हमारे यहाँ पॉसिबल है क्या, क्यों नहीं है, उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए,
यानी के लिए उसके लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जबकि हम पढ़ते हैं सूर्य के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके वायुमंडल की जो बात की जाती है उस पर कितना टेम्परेचर होता है, 6000 सेंटीग्रेड डिग्री टेम्परेचर होता है। अगर हम अंदर की तो कल्पना नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। चलो बिना पेन यूज किए समझ लेते हैं हम लोग, है ना। हाँ जी, पीछे से क्लोज मतलब, चलो ऐसे ही समझ लेते हैं हम। जैसे हम बात करते हैं अभी किसकी बात कर रहे हैं हम, परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा से विद्युत धारा क्यों नहीं बनाई जाती है, क्योंकि इसमें जो यूज करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, यूरेनियम की, है ना। तो यूरेनियम क्या है, काफ़ी महंगे है, और महंगा है तो इससे क्या है, जो इसकी विद्युत बिजली बनाने की जो प्रोसेसिंग है वो भी क्या रहेगी, काफ़ी महंगी पड़ेगी। जैसे कि हम बात करते हैं 1 किलो यूरेनियम कम से कम कितना जलता है, वो 1 महीने तक जलता है। कितने तक जलता है, अगर हम किसी एक भट्टी में उसको रख दे तो वह कितने दिन तक जलेगा, 1 महीने तक जलेगा। और कोयले की बात करें तो इतना जलेगा नहीं जलेगा। तो अब बोलेंगे सर कि इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं हम, भाई कोयले की जगह इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, और बिल्कुल मेन पावर, देखो ये भी कारण है इसका, दूसरा ये भी है कि इसकी मात्रा क्या है, कम है। ये क्या है, इसकी उपलब्धता हमारे यहाँ कम है, तो ये अगर हम यूज करेंगे तो ये क्या पड़ेगा, हमारे लिए महंगा पड़ेगा। ओके, किसकी अपेक्षा, कोयले की अपेक्षा। भले 1 महीने तक जलेगा। दूसरा रेडियो एक्टिव की बात कर जाती है तो ये भी क्या है, काफ़ी प्रदूषित है। जैसे कि हम बात करते हैं जैसे परमाणु बम के बारे में सुना होगा सभी ने। जब परमाणु बम कहीं चलाया जाता है, गिराया जाता है, तो इसकी रेडिएशन इतनी निकलती है कि वहाँ पर वर्षों तक इसका क्या रहता है, इफेक्ट रहता है। जैसे आपने सुना होगा जापान में जो नागासाकी और हिरोशिमा जो आप 1945 में गिराए गए थे ना, तो उस समय का जो प्रभाव था वो काफ़ी दिनों तक रहा था, है ना। तो इस प्रकार से इसका रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो इसका भी एक दुष्परिणाम भी है। दूसरा, एक महंगा है, ये इतने आसानी से नहीं मिलता है जितना कि हम सोचते हैं, वजह से प्रदूषण होता है। अब यहाँ पर क्या करवाई जा रही है, आपकी विखंडन की क्रिया करवाई जा रही है ना। तो इसमें क्या है, आपका ये जल भर दिया जाता है पूरा। अब इसमें देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना प्रोसेसिंग, इसमें कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए। जो टंकी है ना वो लीकेज नहीं होना चाहिए, इसके बात का ध्यान रखना है। अगर वो टंकी लीकेज हो जाएगी तो उसमें जो रिएक्शन होगी ना, उसमें जो रेडिएशन की बात की जाती है, अगर वो जरा सा भी बाहर लग जाएगा तो इससे क्या है, काफ़ी अधिक क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। ठीक है, तो इस टंकी को क्या किया जाता है, पूरा पैक किया जाता है। ओके, अब इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब इस पानी का क्या हो जाएगा, गर्म होगा। गर्म होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। भाप किसको घुमाएगी, टरबाइन को। टरबाइन के बाद में फिर वही जनरेटर से कनेक्ट किया जाएगा, वही जाकर ये प्रोसेसिंग विद्युत प्राप्त की जा रही है। सिंपल सा डेफिनेशन, सिंपल से यही समझना है, सबका उद्देश्य क्या है यहाँ पर, लाइट बनाना तो है लेकिन भाप बनाना। टरबाइन क्या होती है, देखो जैसे कि आपने देखा होगा इसमें क्या रहते हैं, चुंबक रहते हैं, है ना। और चुंबक के अलावा इसमें देखो सिंपल सा बता मैं आपको, आपने आटा चक्की देखा है,
उसमें जो मोटर लगा रहता है ना। अब मोटर को क्या किया जाता है, मोटर को क्या किया जाता है, चालू किया जाता है। अब लेकिन जो विद्युत वहाँ पर लगी रहती है वो मोटर, वो किसका कार्य करती है, चलो उसको छोड़ो। देखो जनरेटर रहता है ना, जनरेटर है ना, जनरेटर जैसे कि आपने देखा होगा उसमें जो अगारे डायनेमा लग रहता है ना, डायनेमा सुना होगा आपने, तो उसको जनरेटर की सहायता से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। ओके, वहाँ पर घुमाने का काम कौन कर रहा है, जनरेटर कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना, किसको, उस मोटर को। तो जैसे उसको घुमाएगा तो उससे क्या हो जाएगी, विद्युत उपलब्ध होती है, जिससे हमारी क्या चल पाती है, मोटर वगैरह चल पाती है, जो भी ट्यूबवेल वगैरह, उससे करंट बनता है। तो इसमें जो घुमाने का काम किया वो किसने किया, जनरेटर ने किया। लेकिन वहाँ पर जो टरबाइन रहती है उसको जो घुमाने का काम करेंगे वो क्या करेंगे, भाप करेंगे। बस उसको घुमाना चाहिए तब जाके क्या बनेगी, वो करंट बनेगा उसको, है ना। ये वही है, परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए इतने संयंत्र वगैरह बनाए जाते हैं। इसमें क्या है, वही बात बताई थी मैंने, जो आपको क्या है, लीकेज नहीं होना चाहिए। दूसरा, पवन ऊर्जा की बात की जाती है। पवन ऊर्जा से मतलब हवा से, पवन चक्कियों से, है ना। अब इससे का यूज ज़्यादा क्यों नहीं किया जाता है, ओके। और बिल्कुल, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ देखा जाता है तो इसके लिए क्या चाहिए, एक प्लेन भूमि चाहिए। तो लेकिन हमारे यहाँ क्या प्लेन भूमि है, ऊंचा ऊंचे, है ना। तो इसके लिए एक तो प्लेन भूमि चाहिए, और कई बार क्या होता है, हवा तेज चलती है, इससे भी संतुलन बिगड़ जाता है। कई जगह हवा भी नहीं चलती है इतनी, इससे भी संतुलन बिगड़ सकता है। इनसे क्या होती है, आग भी लग जाती है। कई जगह अधिक होने के कारण क्या होती है, आग भी लग जाती है। उसके बाद ये क्या है, एक अधिक खर्चीली है, यानी कि इससे विद्युत बनाना क्या है, अधिक खर्च आता है। किससे, पवन चक्की से अगर हम विद्युत बनाएंगे ना तो ये एक अधिक खर्चीली मेथड है। पीछे आवाज़ आ रही है या फिर आवाज़ बढ़ाई जाए, आ रही है ना। देखो विद्युत बनाने की ये क्या है, एक अधिक खर्चीली विधि, कौन सी, पवन ऊर्जा। अब ये क्या करती है, इसका भी काम क्या रहता है, टरबाइन को घुमाना रहता है। इसका भी उद्देश्य क्या रहता है, टरबाइन को घुमाना। जैसे कि इसके पीछे, जैसे माना कि ये पवन चक्की है ना। अब ये इस तरह से घूमेगी, इसकी पंखड़ियाँ घूमेंगी। अब इसके नीचे क्या है, जैसे कि बेल्ट वगैरह लगा देंगे, तो बेल्ट लगाने से अब ये पट्टी के द्वारा घूमेगी। किसके द्वारा घूमेगी, वहाँ पर हम बता रहे कि जैसे जनरेटर से घुमाया जा रहा था, वहाँ पे भाप से घुमाया जा रहा था, अब इसको पट्टी की सहायता से घुमाएंगे। लेकिन उसको किसी ना किसी से घुमाना पड़ेगा, और घुमाएंगे तब जाके वो किस में कन्वर्ट करेगा, विद्युत को। यंत्र, अब यांत्रिक ऊर्जा से किस में कन्वर्ट हो रही है, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। जैसे कि अब हम पंखे की बात कर रहे हैं ना, अब पंखे का में क्या हो रहा है, ये विद्युत ऊर्जा से किस में कन्वर्ट हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर इसमें विद्युत मोटर लगा दी जाए, समझ रहे हैं ना, तो वो किस में कन्वर्ट करेगा, यांत्रिक ऊर्जा से फिर से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेन उद्देश्य इनका क्या रहता है, बस उसको घुमाना चाहिए, चाहे तो टरबाइन की सहायता से, चाहे भाप की सहायता से, किसी की भी सहायता से, है ना। लेकिन इसका यूज हम क्यों कम हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, तो इसको आपको समझ में आ रहा हो, जो 4-5 पॉइंट हमने पढ़े थे अभी। ये क्या है, एक खर्चीली मेथड है। दूसरा, हवा का डिपेंड, सभी जगह अलग अलग एरिया पाया जाता है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, तो इस प्रकार से भी संतुलन नहीं बन पाता है। तीसरा, कई जगह इनसे आग भी लग जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें क्या बता सकते हो, कुछ पॉइंट बता सकते हो, ठीक।
जल ऊर्जा की बात की जाती है ना, हाइडल पावर। अब जल ऊर्जा के बारे में भी पढ़ा होगा सभी ने। क्या पढ़ते हैं हम जल ऊर्जा के बारे में? जैसे कि इसका प्रयोग जैसे बांध बनाकर क्या किया जाता है, बांध बनाया जाता है, पानी को इकट्ठा किया जाता है। किस लिए किया जाता है? मल्टीपर्पज। ओके, यानी कि एक उद्देश्य के लिए नहीं बनाया जाता है, इसको बहुउद्देश्य के लिए बनाया जाता है ना। जैसे उस समय भी बताया था मैंने आपको, जैसे कि एक तो कैनाल वगैरह, नहर वगैरह निकालने के लिए बना सकते हैं, एक टूरिज्म के हिसाब से भी हो सकता है, एक आप इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से भी हो सकता है, पानी को स्टोर करके रख, हाँ मछली के लिए फिशिंग, और जैसे कि सिंचाई के उद्देश्य से भी बनाया जाता है उसके लिए, है ना। तो उसके क्या होते हैं, मल्टीपर्पज यूज होते हैं, ना कि एक उद्देश्य होता है। उनमें से भी एक क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, यानी कि विद्युत का बनाना। अब इससे विद्युत कैसे बनेगी? ओके, बिल्कुल, हाँ कुछ बता रहे थे आप? देखो उद्देश्य तो उनका क्या है, टरबाइन को घुमाना। देखो मैं इसमें डायग्राम बताता हूँ, देखिए डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये डैम बनाया गया माना। ओके, अब डैम क्यों बनाया जाता है? पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है। अब पानी को रोकेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, कहीं ना कहीं साइड में से पानी को निकालने के लिए स्थान तो देंगे कोई ना कोई। अब जो वहाँ से जो पानी निकाला जा रहा है, जैसे कि ये वाला माना कि कंट्रोल गेट है यहाँ पर। ओके, कंट्रोल गेट से मतलब समझ रहे हैं ना, जितना आवश्यकता है उतना अपन निकाल सकते हैं, इतना स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब कंट्रोल गेट से यहाँ पर क्या आएगा, आपका वाटर आएगा, और वाटर किसको घुमाने का काम करेगा? टरबाइन को घुमाने का काम करेगा। और जैसे टरबाइन घूमेगा, इससे कैसे कनेक्ट रहेगा? जनरेटर से कनेक्ट रहेगा। और यहाँ पर भी क्या है, ट्रांसफॉर्मर रहेगा। ट्रांसफॉर्मर का मतलब भी समझ रहे हैं, जनरेटर का मतलब भी समझ रहे हैं। और यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। लेकिन सबका उद्देश्य क्या था, अगर आपने इतने पढ़े थे उसमें से, टरबाइन को घुमाना, किसी ना किसी प्रकार से टरबाइन घूम जाए। लेकिन इतनी